नमस्कार ड्रीमर्स। आज तारीख है 12 जून 2020। चलिए हम देख लेते हैं आज हमें कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। आर्टिकल के डिस्कशन से पहले हम इस पूरे कार्टून की जिस्ट समझेंगे कि कार्टून में बात किस पर की जाती है। कार्टून में एशिया की दो बड़ी सुपर पावर मीन दो कंट्रीज़ हैं, दो पावरफुल लीडर्स हैं। ये दोनों आमने सामने हैं इस पेंगोंग लेक के। इसे पेंगोंग तेत्सो बोला जाता है, TSO। तो इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट है इस पेंगोंग लेक को लेकर के। वहाँ पर फिंगर लाइक का स्ट्रक्चर है, तो कुछ पे इंडिया पेट्रोलिंग करता है, कुछ पे चाइना पेट्रोलिंग करता है, बट उसी को लेकर के डिस्प्यूट है और दोनों डिसएंगेजमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दैट इज़ वाई ये पूरा पूरा आर्टिकल है, ये पूरा पूरा पिक्चर है, फ्रेम किया गया है। अंदर आर्टिकल में भी काफ़ी कुछ है डिस्कस करने के लिए। चलिए हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन में मार्टिन किंग लूथर जूनियर, नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी, ये तीन पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए बहुत पीसफुल तरीका अपनाया, बहुत पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट किया और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव किया, ऐसी मान्यता है। अब नेल्सन मंडेला को समय लगा। नेल्सन मंडेला मीन सबसे बाद के लीडर हैं जिन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव किया था। सबसे पहले महात्मा गांधी थे। तो महात्मा गांधी ने बेसिकली किया क्या कि बहुत पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट का तरीका अपनाया। उन्हीं के इस तरीके को नेल्सन मंडेला ने भी फॉलो किया और मार्टिन किंग लूथर जूनियर ने भी फॉलो किया। अब नेल्सन मंडेला के बारे में, साउथ अफ्रीका के फ्रीडम के बारे में तो काफ़ी लोगों को पता है। फिर इंडिया के बारे में भी पता है कि इंडिया की आज़ादी में एक अहम योगदान था महात्मा गांधी का। वैसे ही अगर हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका को आज़ाद करवाने के लिए तो उन्होंने हिंसक तरीका अपनाया था। मेन प्रॉपर तरीके से उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी और लड़ करके अपने कंट्री को सिक्योर करते हैं, अपने कंट्री को सेफ करते हैं। एक तरफ अंग्रेज़ों की एक वेल ट्रेन आर्मी थी और दूसरी तरफ मेन अमेरिकन थे जिनके पास कुछ भी नहीं था, उनके पास हथियार भी नहीं थे, काफ़ी बड़ी संख्या में मारे जाते हैं, बट स्टिल उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट के थ्रू कभी भी अपनी आज़ादी को जीता नहीं था, जिस प्रकार से साउथ अफ्रीका और इंडिया के बारे में बात की जाती है। लेकिन अमेरिका में मार्टिन किंग लूथर अमेरिका से बिलोंग करते हैं, मीन अमेरिका से उनका संबंध है, अमेरिका की आज़ादी से संबंध है उनका। अमेरिका में सिविल राइट का प्रोटेस्ट होता है, जिस प्रकार से सिविल राइट के प्रोटेस्ट हमारे यहाँ मीन इंडिया में रन करा था 1930 में, उसी प्रकार से 1964 में 1965 में ये मार्टिन किंग लूथर भी फेमस होते हैं कि वो अफ्रीकन अमेरिकन के लोगों के राइट के लिए प्रॉपर तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं। आर्टिकल में राइटर कहते हैं कि ये जो तीनों लीडर हैं जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइम और डिफरेंट डिफरेंट एरा में अपने ऑब्जेक्टिव को पीसफुल तरीके से अचीव किया, और ना केवल अचीव किया बल्कि उन सभी, अच्छा अगर हम इन तीनों की बात करें तो इनमें से किसको किसको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है? तीन हैं, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला और मार्टिन किंग लूथर। तो इसमें मार्टिन किंग लूथर को नोबेल प्राइज़ का पुरस्कार मिला था 1964 में, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने किया गया था कि अफ्रीकन अमेरिकन के राइट के लिए उन्होंने बहुत पीसफुल तरीके से पूरा प्रोटेस्ट किया था। तो दैट इज़ वाई उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल जाता है 1964 में। 1964 के मीन नोबेल पुरस्कार के बाद से ही वो काफ़ी हाईलाइट होते हैं और मार्टिन मार्टिन किंग लूथर का नाम आज जो हम पढ़ते हैं वो उसी के रिगार्डिंग पढ़ते हैं। तो राइटर कहते हैं कि इन तीनों लीडर्स के जो ओपिनियन थे, इन तीनों लीडर्स की जो लर्निंग थी हमारे लिए, ये तीनों कहना चाहते थे कि हमें अपने अंदर झांकना चाहिए, ना कि हमारी एनिवर्सरी को आप मनाओ, हमारी एनिवर्सरी को आप सेलिब्रेट मत करो, आप अपने अंदर झांको और आप चीज़ों को अपने तरीके से मीन अपनी अंतर आत्मा से चीज़ों को जज करो और उसके समाधान की ओर आप आगे बढ़ो। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। कह रहे हैं कि मार्टिन किंग लूथर का आई हैव अ ड्रीम का स्पीच देना, और जो अभी रॉयट में काफ़ी लोग मारे जा रहे हैं, और जो एक केस हुआ कि $20 का बेसिकली उसने किया क्या कि एक दुकानदार को नोट दिया और दुकानदार को लगा कि वह नकली नोट है, और पुलिस को बुलाता है और पुलिस वाले उसके गर्दन पर अपना पैर रखते हैं और वो एक ही वर्ड बोल पाता है, आई कांट ब्रीथ। और ये आई कांट ब्रीथ को राइटर कंपेयर कर रहे हैं आई हैव अ ड्रीम मीन मार्टिन किंग लूथर के उस स्टेटमेंट से, जिसने पूरी तरह से पूरी कंट्री को आक्रोशित कर दिया था। फिर राइटर आगे की तरफ मूव करते हैं, कहते हैं कि इसका तरीका क्या हो सकता है। हम यही वाला आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। तो
आर्टिकल में आगे बात करते हैं, कहते हैं कि अमेरिका में इस प्रकार का प्रोटेस्ट चलना और हमारे इन तीनों लीडर्स की जो श्रद्धांजलि देने के लिए हम यूजुअली उनके लिए डेट डिसाइड किया हुआ है कि नेल्सन मंडेला का डे हम अलग मनाते हैं, महात्मा गांधी का डे हम अलग मनाते हैं। बट उनके ही फुटप्रिंट्स पर जिस प्रकार से मूव करके उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव जो लर्निंग दिया है, कह रहे हैं हम उसी को तो वायलेट कर रहे हैं। हमें पीसफुल तरीके से चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहिए था, लेकिन पीसफुल तरीके से चीज़ों को रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं। फिर सिमिलर केस अभी फिर यहाँ पर मतलब वहाँ से मूव करके अमेरिका वाले केस को से मूव करके फिर इंडिया वाले केस पे भी आते हैं और कहते हैं कि इंडिया में भी फ्रीडम की आज़ादी नहीं है और इंडिया में भी जो चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है लोगों की, वो यूजुअली केवल 2 अक्टूबर में महात्मा गांधी की जयंती को मना करके चुप बैठ जाते हैं, बल्कि यहाँ पर भी हिंसक उपद्रव हमें देखने को मिला है। और कोविड-19 ने सबको एक कलर में रंग दिया है, हर किसी के पास वेरी सिमिलर प्रॉब्लम है, सिर्फ एक तरीके की प्रॉब्लम है। तो ह्यूमन कोई भी हो तो वो कोरोना वायरस से बच नहीं सकता है, तो कोरोना वायरस से सबको मिल करके लड़ना चाहिए। और अगर वो इस प्रकार से अगर ह्यूमैनिटी विभाजित रहती है तो इस कोरोना की लड़ाई में हम जीत नहीं सकते हैं। ये वाला आर्टिकल हमारा डिस्कस हो गया। हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, अ केस ऑफ ट्वीट डिप्लोमेसी। यहाँ पर डिसएंगेजमेंट स्टार्ट हुआ है 9 जून 2020 में। इंडिया और चाइना के बीच में पेंगोंग लेक के पास डिसएंगेजमेंट स्टार्ट हो गया। तो राइटर कहते हैं कि ये डिसएंगेजमेंट को हम स्टार्टिंग मानेंगे, हम इसको एंड नहीं मानेंगे। कह रहे हैं अगर इंडिया अगर इसमें अपनी सफलता देखता है तो कह रहे हैं कि ये तो उसकी गलत फहमी है, क्योंकि चाइना का ऑब्जेक्टिव क्या था। चाइना ने बेसिकली मीन मतलब इंडियन साइड पे वो प्रॉपर तरीके से अपनी आर्मी को भेजता है और अपने टेंट और तंबू गाड़ता है और कुछ टाइम के लिए स्टैंड ऑफ होता है, 2 महीने का स्टैंड ऑफ होता है। तो चाइनीज़ यहाँ अचीव क्या करना चाहते थे, चाइनीज़ यहाँ पर चाहते क्या थे। तो कहते हैं ये क्विड डिप्लोमेसी है, मीन बड़ी शांति से चाइना ये जज करना चाहता था कि इंडिया रजिस्ट करता है कि नहीं करता है, और इंडिया अगर रजिस्ट करता है तो किस लेवल पर रजिस्ट करता है, वो डिफेंसिव होगा कि एग्रेसिव होगा कि लड़ाई हो जाएगी ना, राइट। तो इन सारी चीज़ों को चाइना ने अपनी पूरी टेक्निक, अपनी पूरी डिप्लोमेसी का पूरी तरह से इंडिया को उकसाने में प्रयोग किया स्ट्रेटजिक तरीके से। मीन यूजुअली चाइना ने किया क्या कि अपनी आर्मी को बढ़ाया, इंडिया ने भी अपनी आर्मी को बढ़ाया। चाइना ने एक वीडियो रिलीज़ किया कि कि जो हमारी चाइनीज़ आर्मी है वो पूरी तरह से फुल प्रूफ और पूरी तरह से तैयार है, और इंडियंस को उकसावा देने के लिए मैंने एक वीडियो प्रॉपर तरीके से रिलीज़ किया जिसमें ये दिखाया गया था कि चाइनीज़ आर्मी बहुत डिसिप्लिन तरीके से अपने प्रैक्टिस कर रही है और लड़ाई के लिए तैयारियां कर रही हैं, और जो ट्रूप्स हैं वो किस प्रकार से टैंकर्स में बैठ चुके हैं और वो इंडिया के बॉर्डर की तरफ मीन इंडिया पर अटैक करने के लिए मूव कर रहे हैं। तो ये वीडियो मीन वहाँ की सोशल मीडिया पे लॉन्च हुआ था, और इंडिया ने इसको बेसिकली एक छलावा बोला और कुछ बोला नहीं। इंडिया ने अपनी तरफ से ऐसा कोई वीडियो रिलीज़ नहीं किया, क्योंकि इंडिया की ये स्ट्रेटजी नहीं है। तो चाइना जो अचीव करना चाहता था, चाइना ये चेक करना चाहता था कि इंडिया किस प्रकार से बिहेव करता है, किस प्रकार का उसका रेजिस्टेंस होता है, अमेरिका इसमें एंगेजमेंट होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो किस लेवल पर होगा। और अगर अमेरिका की तरफ से प्रस्ताव आएगा कि इंडिया अमेरिका के पास जाएगा, तो कह रहे हैं वो बहुत पीसफुल तरीके से वो इन पूरे सिनेरियो को वो समझना चाहता था कि अगर कभी हमें अगर इंडिया के साथ अगर लड़ाई करनी पड़ जाए तो कौन कौन सी स्ट्रेटजिक पोजीशन है या कौन कौन सी स्ट्रेटजिक टेक्निक्स हैं जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चाइना बेसिकली यही इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वो प्रयोग कर रहा था। तो इसलिए अगर इंडिया अगर इसे खुद को विजेता समझता है तो कह रहे ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। हालांकि इंडिया ने रेजिस्टेंस बहुत अच्छा क्रिएट किया। और फिर राइटर इसमें थोड़े से हिस्ट्री पर जाते हैं, कहते हैं 2013, 2017 और 2020। कह रहे हैं कि इस प्रकार से 3 बार LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास क्या हो चुका है कि स्टैंड ऑफ हो चुका है, और हर बार हमने एक ही काम किया है, हमने खुद को डिफेंस किया है। और इस बार इंडिया ने क्या बोला कि हम अपने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास, अपने लद्दाख वाले रीजन के पास क्या करेंगे, हम अपने स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में हम बिल्कुल रोकेंगे नहीं, बल्कि हम उसे और तेज़ी से बढ़ाएंगे। क्योंकि चाइना का विरोध सिर्फ इतना सा था कि आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास के रीजन में आप इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा डेवलप क्यों कर रहे हो और आप इसे बंद कर दो। इसी वजह से ये पूरा स्टैंड ऑफ था। बट अनकंडीशनल तरीके से चाइनीज़ आर्मी 2 किलोमीटर तक पीछे पीछे जा चुकी है, डिसएंगेजमेंट स्टार्ट हो चुका है, और इंडिया अपना स्टैंड बरकरार रखा हुआ है। इंडिया ने बोला कि हम अपना क्या करेंगे कि हम अपना जो 75% हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, अब हम इसे बहुत जल्द से जल्द 100% इंफ्रास्ट्रक्चर लद्दाख वाले रीजन में फुलफिल करेंगे। हमारा ये वाला आर्टिकल कंप्लीट हो गया। हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है जो डिस्कस करने के लिए, वो रिगार्डिंग है बैक फ्रॉम द ब्रिंक। अब बैक फ्रॉम द
का मीन बड़ा सा सिंपल सा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की भी यहाँ पर भी बात कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि यहाँ पर 6 जून से डिसएंगेजमेंट के बारे में बातचीत स्टार्ट हुई और कई लेयर पर बातचीत हुई है इंडिया के बीच में और चाइना के बीच में। और ये फिंगर्स की अब यहाँ पर बात करेंगे, कहेंगे 8 फिंगर्स हैं, तो 8 फिंगर्स में पहले इंडिया को जो पेट्रोलिंग करने से रोका गया था, तो राइटर कहते हैं कि अभी हमें प्रॉपर चाइना के साथ क्या करना चाहिए कि प्रॉपर कुछ बुलेट पॉइंट्स मीन कुछ एग्रीमेंट कर लेने चाहिए कि आगे से इस प्रकार का स्टैंड ऑफ हमें देखने को ना मिले। और हम उन जिस प्रकार से 1993 में एलएसी के पास हमने एग्रीमेंट किया था कि हम बहुत ही थोड़ी सी आर्मी हम रखेंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास, और करें उसी प्रकार के हम और भी एग्रीमेंट चाइना के साथ ये साइन कर सकते हैं, ताकि दोनों कंट्रीज़ के बीच में, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज़ क्या है, न्यूक्लियर पावर हैं और दोनों की आर्मी मीन बहुत बड़ी बड़ी आर्मी है, ये सुपर पावर में काउंट होती हैं। तो करें इनके बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ना केवल इंडिया और चाइना बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, और वो ह्यूमैनिटी की क्राइसिस बहुत बड़ी डेवलप होगी, क्योंकि दोनों ही बिग पॉपुलेशन है। मीन चाइना अभी फर्स्ट मैन है तो इंडिया सेकंड मैन है, तो एक बड़ी पॉपुलेशन पर इम्पैक्ट भी होगा। तो जो जितने भी ग्लोबल इंडेक्सेस हैं और जितने भी ग्लोबल के सिनारियो हैं, क्योंकि दोनों का प्रभाव पूरे ग्लोबल वर्ल्ड पर बहुत ज़्यादा है, तो कह रहे हैं कि ये सिनारियो कह रहे हैं पूरी तरह से बदल जाएगा। इसकी वजह से दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन हो जाना चाहिए और फर्दर कोई ऐसा स्टैंड ऑफ ना हो, ऐसा दोनों के बीच दोनों को प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास जो डिस्कस करने के लिए है अ बेटर रेट। अ बेटर रेट के मीन कि बड़ा सिंपल सा है कि कोविड-19 के टाइम पीरियड में होता क्या कि कोविड-19 को 2-3 तरीके से लोगों ने देखा। कोविड-19 में एक अपर वर्ग था, जब लॉकडाउन हुआ तो लोग घरों में रहना स्टार्ट कर दिए और 1-1 मीटर की दूरी पर रहे और अपना चिप्स पापड़ काट रहे हैं और अच्छे अच्छे पकवान बना रहे हैं और खा रहे हैं। तो बेसिकली वो एक पॉपुलेशन है, एक कम्युनिटी है जिसके पास पैसे हैं, जो एक अपर क्लास की फैमिली है, तो वो तो इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट अपने एक्टिविटीज़ के थ्रू अपना टाइम पास कर रहे हैं और उनकी लाइफ में मेजर चेंजेस नहीं हुए, बल्कि वो अपनी फैमिली को और भी ज़्यादा क्लोज गए हैं। फिर कहते हैं लेकिन एक दूसरा सिनारियो है, कह रहे हैं कि एक अगर गरीब है और वो डेली वेज वर्कर था, वो रोज़ कमाता था, रोज़ खाता था। जिस दिन से लॉकडाउन ईज़ हुआ, जिस दिन से लॉकडाउन लगाया गया, उसके बाद से उसकी लाइफ तो पूरी तरह से बदल गई। एक स्टोरी बताते हैं, कहते हैं कि एक 12 साल की बच्ची रहती है, वो ये साउथ की स्टोरी है। तो कहते हैं कि वो बच्ची करीब कुछ दिन पहले ही मेन अपने माँ बाप की सेवा के लिए या अपने माँ बाप के उस बिकॉज क्योंकि उनके माँ बाप को कुछ इश्यूज़ था, तो वो बच्ची जाती है करीब 140 किलोमीटर दूर जाती है और मिर्ची की पाउडर बनाती थी, वो पैकेट्स बनाया करती थी। जैसे ही लॉकडाउन लागू हुआ तो उसे बोल दिया गया कि अब उसकी ज़रूरत नहीं है, अब उसको काम नहीं करना है। तो अब चूँकि वो रोज़ कमाती थी, तो इसकी वजह से उसके साथ होता क्या है कि अब वह बच्ची 140 किलोमीटर तक फिर वापस अपने घर की ओर आने लगती है। क्योंकि कोई और साधन अवेलेबल नहीं था, कोई और तरीका अवेलेबल नहीं था, तो वो पैदल ही चल देती है और करीब 12 दिन की यात्रा वो करती है, धीरे धीरे करके करती है, बचा के चलती है, क्योंकि जस्ट लॉकडाउन था। लेकिन कहते हैं इन मिडवे होता कुछ ऐसा है उसके साथ कि वह उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और वो मर जाती है। फिर राइटर कहते हैं कि वो उस बच्ची का मरना, कह रहे हैं उसको कोविड-19 ने नहीं मारा और ना ही उसकी मजबूरी नहीं मारा। बेसिकली ये जो ओवर पॉपुलेटेड पर्सन की जो डिमांड है, कह रहे उसने मारा है। कहने की डिमांड क्या थी कि हमें कोविड-19 को फैलने से रोकना था, और जस्ट बिकॉज कि अभी राइट नाउ लॉकडाउन ईज़ हो गया, तो अभी उस मिर्ची की डिमांड नहीं है, उस फैक्ट्री में फंक्शन करने की डिमांड नहीं है। तो अब वो बच्ची बेरोजगार हो गई, अब वो वापस जा रही थी और इन बिटवीन रास्ते में वो मर जाती है। तो कह रहे हैं ऐसे ये तो मैं एक केस स्टडीज लेकर के आ रहा हूँ, कह रहे ऐसे हज़ारों केसेस हैं जहाँ पर कोविड-19 ने मीन कोरोना वायरस ने उसको नहीं मारा, बल्कि इस प्रकार की उसकी मजबूरी ने और इस प्रकार के जो एक्सप्लॉयटेटिव डिसीजंस थे गवर्नमेंट के बिहाफ से, कह रहे उसने उसको मारा है। तो हमारा ये वाला भी आर्टिकल डिस्कस हो गया है, हमने ये वाला भी आर्टिकल डिस्कस किया, ये वाला भी आर्टिकल डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा हमारे पास और कोई रेलिवेंट आर्टिकल नहीं है डिस्कस करने के लिए। दैट्स वाई, सो हम अभी इसे यहीं पर एंड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।